लगातार चर्चा कर रहे हैं यूपी और पंजाब को लेकर, क्योंकि आज ही वो दिन है, वो फैसले की घड़ी है जब पिछले 5 सालों का हिसाब जनता ले रही है और आने वाले 5 सालों का भविष्य भी जनता ही तय करेगी। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी मौजूद हैं, उनके साथ में बातचीत करेंगे। दुर्गेन जी, हम लगातार प्रतिशत बता रहे थे अभी अपने दर्शकों को, जहां पर मतदान प्रतिशत सामने आया। उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो 1 बजे तक 36% मतदान हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं। प्रशासन लगातार कोशिश करता रहता है, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह लोग ज्यादा उत्साहित होते हैं और वोटिंग तक पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस बार। देखिए, इस जो मतदान पर चर्चा करने से पहले जो हमने इस आपके ब्रेक से पहले जो चर्चा की थी वो ये थी कि हम या कर रहे थे 8 सीटों की बात कर रहे थे, 8 जिलों की बात कर रहे हैं, तो उसकी 28 सीटें हैं। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उसे 6 सीटें मिली थी। लेकिन अगर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए थे, तो 26 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उससे पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी तो वो 20 सीटें उन्होंने जीती थी, मायावती ने। तो ये इसका जो यादव लैंड, इसका ट्रेंड अजब सा है। कुल मिला के अक्षत्र नहीं कि बैक टू बैक समाजवादी जीतते रहे हैं या बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जीतती रही है। लेकिन इस जो हमने 3 बातें आपको बताई, 3 तारीखें बताई, 3 सन बताए, उससे कम से कम 2007, 2012, 2017 इससे ये स्पष्ट होता है कि जो जिसे यादव लैंड कहा जाता है, इसे जैसे समाजवादियों का किला कहा जाता है, वो वास्तव में एक संकेत देता है, एक संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। अगर इसको पैमाना आप मान लें, अगर ये इन आंकड़ों को अगर पैमाना मान लें, तो ये एक तो बात ही हुई। अब दूसरी बात मतदान पर आते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में 36% मतदान पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं वो हुआ है। पंजाब में धीमी गति है। पंजाब में मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये जो दोनों तरफ जो मतदान की स्थिति है, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब हो, इस बार गरिमा कहीं भी जैसा आप कह रही थी ना कि चुनाव आयोग और तमाम जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इस बात से पूरी तरह मैं मुतमईन नहीं हूँ कि कोई व्यवस्था नहीं की। इस बार का से ढीला आयोग तो मैंने अब तक इतने चुनाव देखे हैं, 89 से लेकर 1989 से लेकर अब तक इतने चुनाव हमने देखे हैं कि मैं भी नहीं गिन पा रहा हूं कि कितने चुनाव मैंने देखे हैं। लेकिन सबसे ढीला अगर आयोग मुझे दिख रहा है तो इस चुनाव में दिख रहा है। कहीं आप बूथों के अंदर जाइए, भाई अगर कोई व्यक्ति, आज मोबाइल आज की जरूरत है, कुछ अजीब सनकी टाइप के नेता या अजीब जो सत्ता के नशे में चूर लोग या कुछ अलग सनक और पीनक में रहने वाले लोग अगर वहाँ से वोट डालते हुए कोई वीडियो बनाकर या कुछ कोई फोटो खींचकर अगर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो इसका दंड आप सारे मतदाताओं को थोड़ी दे देंगे। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। थानेदार, दरोगा या वहाँ जो गेट पर मौजूद व्यक्ति है वो लाठी लिए खड़ा कि भाई साहब मोबाइल को आप फेंको, चाहे गाड़ी के नीचे कुचल डालो, चाहे उसकी ऐसी तैसी कर दो, मुझसे मतलब नहीं, मैं मोबाइल लेकर नहीं जाने दूंगा। मोबाइल आम आदमी की जरूरत है। जो उम्रदराज लोग हैं वो अगर अकेले वोट डालने जा रहे हैं, अपनी वृद्ध पत्नी के साथ वोट डालने जा रहे हैं, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, किसी एक के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो एक बार अगर कोई वहां पर बूथ पर गया, उससे कहा जाओ मोबाइल घर कर रख कर आओ, फिर वो मतदाता वापस नहीं आएगा। गरिमा, मैंने ये देखा कि लाख ही बातें कहें कि भाई मैंने बड़ा मॉडल बूथ बना दिया है, एक पिंक बूथ बना दिया है। ये सब केवल इसके पीछे क्या होता है कि जो निर्वाचन से लगे लोग होते हैं, इसके नाम पर एक बड़ा बजट आता है, वो बंदर बाट करते हैं, खा पी जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। शुद्ध भाषा ये है। यही वजह है कि मतदाताओं को सुविधा के नाम पर ना कोई जागरूकता की गई, ना बताया गया। अखबारों में छप गया कि आप अपना मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करके चले जाएंगे, लेकिन जब वहां जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको ये कन्वे नहीं हुआ। जगह जगह झड़पें हो रही हैं, परेशानी। जिस तरीके से आम जीवन में जो संचार का कितना महत्व, क्या आप मोबाइल से खुद को अलग कर सकते हैं? क्या आप अलग कर सकती हैं? क्या हम अलग कर सकते हैं? लोग नहीं अलग कर सकते हैं। अब मोबाइल लग्जरी नहीं है, जरूरत है, पल पल की जरूरत है। अगर मोबाइल पास में नहीं है तो ऐसा लगता है कि आधे प्राण नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद ये स्थिति तो
इन चीज़ों में जाना होगा। जिला प्रशासन, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं पूरे तमाम जगह हमने देखे, उत्तर प्रदेश में भी हैं, पंजाब में हैं, उन्होंने कोई बहुत बेहतर काम मतदान को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया। जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो अपना खुद ही वो जागरूक हैं और निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इसमें मतदाता के लिए कोई सुविधा, मतदाता के लिए कोई सहूलियत और कोविड प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, एक भी पुलिसकर्मी, एक भी सुरक्षाकर्मी, एक भी एजेंट कहीं कोई मास्क लगाया नजर नहीं आ रहा। खुद लोग डर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में जो उम्र दराज लोग हैं, 40 के पार 50 के पार लोग हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं। हमने देखा कि वो मतदान केंद्रों पर जा नहीं रहे हैं। स्थिति ये पूरे जो जहां जहां चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा, पंजाब में भी हो रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम कोरोना से ग्रसित हो गए तो ऐसी व्यवस्थाएं तो कहीं है नहीं। एक आम आदमी किस तरीके से जिंदगी जी रहा है, महंगाई संकट है, वो जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो आपने मतदान की बात की, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो मैं देख रहा था, जैसा कि अभी हम ब्रेक पर आपसे चर्चा भी कर रहे थे, कि जिस यादव लैंड की बात कर रहे हैं वहां शहरों के मुकाबले, जैसे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में वोट पड़ रहे हैं। ये कानपुर परिक्षेत्र है जो यादव लैंड का ही हिस्सा है, या यूं कहे कि यादव लैंड इस परिक्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि कानपुर जो डिवीजन है उसमें यादव लैंड के 6 जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं और 6ठा जिला कानपुर है। तो वहां कानपुर शहर में अगर देखें तो 30% वोटिंग हुई है। और बाकी आप एटा ले लीजिए, मैनपुरी ले लीजिए, और अन्य जगह कन्नौज लीजिए, फरकाबाद ले लीजिए, वहाँ वोटिंग एटा में 42 हो रही है, मैनपुरी में 41% से अधिक हो रही है, फरकाबाद में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। तो ये देखा जा रहा है कि शहरी मतदाता उदासीन है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन गांव का मतदाता कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट कर रहा है या अपनी पसंदीदा पार्टी के समर्थन में बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। गरिमा, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं शहरी मतदाताओं को भी जागरूक होने की जरूरत है। और देखिए, कहीं ना कहीं अभी आपने भी कहा दुर्गेश जी की जो अव्यवस्थाएं हैं उनका बोलबाला देखने को मिलता है, क्योंकि नियम बना दिए जाते हैं लेकिन वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो, इसको लेकर पूरी तैयारी नहीं की जाती है। दुर्गेश जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, उनके साथ में बातचीत करेंगे और जानेंगे उन विधानसभा सीटों का पूरा हाल। हमारे साथ में चंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं मैनपुरी से, अभय कटियार हैं हमारे संवाददाता कन्नौज से, और शैलराज हमारे संवाददाता हैं कानपुर से। सबसे पहले चंद्रजीत सिंह के पास चलते हैं मैनपुरी में। चंद्रजीत, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी की जो सीट है, मैनपुरी की जो सीटें हैं, ये बेहद अहम रोल निभा रही हैं आज के चरण में, काफी खास है क्योंकि दिग्गजों की साख यहां से दांव पर लगी हुई है। क्या कुछ समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और मतदान को लेकर वहां पर किस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं? चल रहा है और 1 बजे तक 41% से भी अधिक मतदाता का मतदान हो चुका है। और भाजपा से केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल के उतरने से ये चुनाव जो है और भी रोचक हो गया है। इससे जनपद की चारों विधान सीटों पर सीधा फर्क नजर आ रहा है। जी ठीक है, यानी पूरी तरह से अब जो मुकाबला है वो वहां पर कड़ा नजर आ रहा है। अभय हमारे साथ में लगातार कन्नौज से बने हुए हैं, अभय के पास चलते हैं। अभय, कन्नौज में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कन्नौज को भी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन यहां पर हार का सामना भी समाजवादी पार्टी ने किया है। 2017 के चुनाव में यहाँ तीनों विधानसभाओं में सिर्फ एक सीट पे ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रह पाया था, 2 सीटें भाजपा के पक्ष में गई थी। और कन्नौज से जो इस समय मुकाबला चल रहा है तो तीनों विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही चल रहा है। बिल्कुल, यानी मुख्य मुकाबला जो है वो इन बड़ी पार्टियों के बीच में चल रहा है। शैलराज हमारे साथ में कानपुर से बने हुए हैं। शैलराज, कानपुर की बात की जाए तो अभी मतदान प्रतिशत जो है वो भी सामने आ चुका है, आपके पास आएंगे, ये सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री, वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, चमकौर साहिब से चुनावी मैदान में है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज जहां पंजाब में सभी
117 सीटों पर वोटिंग जो है वो हो रही है। आपको बता दें कि पंजाब में भी चुनावी रणभूमि पूरी तरह से तैयार है और इस बार बहुआयामी मुकाबला पंजाब में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से 5 बड़ी पार्टियों की ओर से यहां पर अपने अपने प्रत्याशी जो हैं वो उतारे गए हैं, उम्मीदवारी उनकी ओर से जताई गई है, वो इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर पंजाब से, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है और इसी महापर्व में अपनी भागीदारी के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी हमने आपको बताया था वो आंकड़े जो 1 बजे तक के पंजाब के सामने आए थे, जहां पर 34% मतदान 1 बजे तक पंजाब में हो चुका है। हालांकि अब दिन ढलने के साथ ही ये तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लंबी लंबी कतारें भी अब पंजाब से दिखाई देने लगी हैं पोलिंग बूथों पर, जो राहत की हम कह सकते हैं कि खबर है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग पहले धीमी गति से शुरू होती है लेकिन अब ये वोटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि पंजाब में वोटिंग हो रही है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी लगातार मतदान जो है वो चल रहा है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के रण को लेकर, क्योंकि आज दोनों ही जगह पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलराज कानपुर से जुड़े हुए थे, उनके पास चलते हैं। शैलराज, कानपुर की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत कानपुर का भी 1 बजे तक 30% आया है, लेकिन कानपुर देहात में इससे ज्यादा सामने आया है। यानी अभी हम यही बात कर रहे थे अपने प्रधान संपादक जी के साथ में कि जो रूरल क्षेत्रों की जनता है, जो ग्रामीण है, वो अपनी भागीदारी ज्यादा निभा रहे हैं, जबकि जो जागरूकता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। बावजूद इसके इस महापर्व में हिस्सेदारी क्यों कम हो रही है? शैलराज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो शैलराज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास हम वापस लौटेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लगातार प्रधान संपादक जी भी बने हुए हैं, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेश जी, अभी हमने सुना मैनपुरी और करहल से हमारे संवाददाता थे, जहां पर साफ तौर पर कहते वो नजर आए कि एसपी सिंह बघेल के उतरने के बाद से यहां पर समीकरणों ने बिल्कुल पलटी मार दी है एक तरीके से। देखिए, है क्या कि एसपी सिंह बघेल राजनीतिक दांवपेच मुलायम सिंह यादव से ही सीखे हैं, सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, तो हर एक अंदर की बात वो बेहतर समझते हैं और सबसे बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारकर करहल से खेला है। क्या लगता है इस बार वहां पर किस तरह की स्थिति बनने वाली है? देखिए गरिमा, अगर देखा जाए मेरे लिए भी ये रहस्य है। चंद्रजीत को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं, बघेल के आने से चुनावी समीकरण उलट गए हैं, बदल गए हैं या बदल रहे हैं। वो क्या समीकरण हैं? क्योंकि करहल जो है वो करहल अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान सीट है। करहल मात्र सैफई से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं भी मैनपुरी इलाके से आता हूं और मैं उस जिले को अच्छी तरह जानता हूं कि एसपी सिंह बघेल का कौन सा गुणागणित था, ये अचानक भाजपा के कौन सी वोटों की इतनी फसल वहां पर आ गई कि अचानक बघेल अखिलेश यादव को बहुत बड़ी चुनौती देने लगे। ये बात मुझे समझनी है अपने संवाददाता से। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका क्या परसेप्शन है, लेकिन मैं खुद भी समझना चाहूंगा। हाँ, करहल आज तक 1-2 अपवादों को छोड़कर आज तक कभी भी अगर यादव परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर वहां से लड़ा हो तो कभी भी आप ये देखिए कि वहां कभी हार उनकी नहीं हुई है और ना ही वो बहुत करीब ट्रेल के आसपास रहे हों। अब जो तमाम तरीके से लोग अपने अपने तरीके से बातें करें कि भाई मुलायम सिंह जी जब मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनका जो जीतने का जो आंकड़ा था वो कम हुआ। इस बात को लेकर लोग तरह तरीके से कयास लगा रहे हैं, तरह तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अखिलेश यादव कोई बहुत वहां मुश्किल और दिक्कत में है। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि भाई बहुत अखिलेश का मैनपुरी जाना कम ही हुआ, या नेताजी भी इधर काफी दिनों से ऐसी स्थिति में नहीं है कि क्या वो रेगुलर नहीं जा सकते हैं, रेगुलर वो नहीं जा सकते सांसद होने के बाद भी। इसलिए इस बार पिता पुत्र और सबको वो वहां पर गए, बार बार गए और आज भी उन्होंने इस बात को लेकर मुलायम सिंह ने सैफई में वोट डालकर या अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने ये वोट डालकर ये बताया कि हम स्थानीय हैं। ये बताने की जरूरत
उन्होंने मैनपुरी आसपास की तो केवल अखिलेश यादव इसके लिए वहां नहीं गए कि उनको करहल सीट से डर लग रहा है। मुलायम सिंह यादव इसलिए वहां नहीं गए वोट डालने कि उन्हें करहल से डर लग रहा है, करहल हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इस बात से बिल्कुल हम सहमत नहीं है। मुलायम सिंह अखिलेश वहां इसलिए गए कि जो 2017 में जिस यादव लैंड की हम बार बार बात कर रहे हैं, 2017 में जो जिस यादव लैंड के वोटों को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था, वहां की सीटों को छीन लिया था, 5 जिलों में खाता नहीं खोला समाजवादियों का, वो इंपैक्ट कितना वो डाल रहे हैं, लड़ाई इस बात की है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बार बार आज वहां वोटिंग के दिन कैंप किए हुए हैं और उनकी तस्वीरें हम मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं या लोगों के बीच अपने वो जा रहे हैं। एक संदेश पूरे यादव लैंड के 8 जिलों में, कम से कम 8 जिलों 10 जिलों में ये जा रहा कि भाई नेताजी वहां मौजूद है। नेताजी को वहां मंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं कहते हैं। अगर आप मैनपुरी, एटा, करहल आसपास के एटा इटावा की बात करें तो आप वहां के व्यक्ति सुनेंगे कि मंत्री जी आए रहे, तो मंत्री जी का मतलब मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री नहीं कहता कोई, मंत्री जी कहते हैं उनको। तो मुलायम सिंह वहां इसलिए ले जाए गए कि भाई आप जो पिछली बार करिश्मा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए और यहाँ यादव लैंड में लीड ली जाए। तो ये समीकरण है। बाकी चंद्रजीत वहां मौके पर है, बेहतर बताएंगे। ठीक है, यानी टूटे हुओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है और रूठे हुओं को मनाने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी इस बार पूरे जोर शोर के साथ में करती हुई नजर आ रही है। अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोकते हैं, आपका ही मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यूपी के रण और तीसरे चरण को लेकर, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी लगातार मौजूद हैं। उन्हीं के साथ में हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि दुर्गेन जी इस बार मैनपुरी की करहल सीट को लगातार हम बात कर रहे थे, उसको लेकर आपने कहा आंकड़े जो है वो वहां पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं और कोई टक्कर की अभी हमारे संवाददाता ने बात की, आपने कहा किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि बड़ी मजबूती के साथ में वहां पर मुलायम सिंह यादव ने अपने इस गढ़ को मजबूत किया है। दुर्गेन जी आपके पास वापस लौटेंगे, जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को हम हरदोई लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सब, इसलिए ये गौर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार दिया है वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब,
किसान, नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया, और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं, और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, तो लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ में हमारे एक संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, साथ ही प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी लगातार बने हुए। दुर्गेन जी, अभी हम बात कर रहे थे मैनपुरी की सीट को लेकर, अभी अभी हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, अभी भी वो समाजवादियों पर ही हमला करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या आप कह सकते हैं कि किसी परिवार की सरकार है, यानी लगातार जो घेरने की कोशिश है वो हो रही है। आज सुबह हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जब मतदान करने के बाद वो बोले, उन्होंने कहा कि बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के साथ में चुनावी मैदान में आती है, चुनावी कैंपेन भी करती है। क्या यह बात सच है? क्योंकि जिस तरह से तीसरे चरण से ठीक पहले आतंकवादी कनेक्शन समाजवादियों का जोड़ने की कोशिश हुई, क्या यह सब असर डालेगा आज के इस चरण पर? देखिए, एक तो मैं बहुत विनम्रता के साथ में अखिलेश जी को निवेदन करूंगा कि भाई अखिलेश जी, आपको किसने रोका है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? आपको किसी ने रोका? भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजी ना बनाएं। आपके कार्यालय में घुसकर क्या वो उथल पुथल कर देते हैं जो आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं, स्ट्रैटेजी की तरह लड़ते हैं? भाई, जो प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी जैसा माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पूरे 5 साल चुनाव लड़ता, और दूसरे दल जब चुनाव करीब आता तब चुनाव लड़ते हैं। बस इतना सा अंतर है। आप इस चुनाव के बाद फिर हो सकता है कि जो विपक्ष है वो ईवीएम को दोष दे कि भाई ईवीएम इस बार भी लुट गया, लेकिन वास्तव में जो लोग, मैं बैठा हूं तमाम दूसरे स्थानों पर, जो ग्राउंड लेवल पर हमारे तमाम साथी भी जो पत्रकार भी हैं, अगर वो ग्राउंड लेवल पर आकर नहीं देखते, गांव गली नहीं जाते, खेत नहीं जाते चुनाव के दौरान, या वहां से ताल्लुक नहीं रखते, तो वो भी इसी तरीके की बातें करेंगे। लेकिन जितना मजबूत तंत्र भारतीय जनता पार्टी का है कि आप आज मतदान के दिन भी हमने देखा, खुद मेरे घर में दरवाजे की कुंडी खटखटा के वहां का पन्ना प्रमुख आता है और ये बताता है कि भैया वोट डाल दियो, है ना भाभी, वोट डाल दीन जी, हाँ डाल दीन, वो लड़कवा वो डाल दी जी, भैया ध्यान रखो योगी जी, मोदी जी। ये है उनका तरीका, बिल्कुल। और उनको पता है कि आप अमुक जाति के हैं तो आप उस जाति के नेता का नाम लेंगे, वो आपको कनेक्ट करने के लिए, बिल्कुल, और अपनी भी जाति वो बता देंगे। बीजेपी इस लेवल पर चुनाव लड़ रही है। बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग कितने लोग कुंडी खटखटाने गए? कितने लोग गए? कांग्रेस पार्टी के कितने लोग कुंडी खटखटा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के लोग कितने लोग कुंडी खटखटा रहे हैं? तो दिल्ली लखनऊ में बैठकर, टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दे करके हवा करते निकल जाना ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रैलियां करते हैं, यात्राएं करते हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक संगठन, एक सिस्टम तैयार किया। उस सिस्टम को, ठीक है वो महाबली हैं, उनके आप ये कह सकते हैं उनके पास सरकारें हैं, उनके पास तंत्र है, उनके पास पैसा है, तो भाई उसका सवा हिस्सा तो आपके पास होगा, बिल्कुल, वो दिखा दो। बिल्कुल, यानी मौका आपके पास भी है, बशर्ते आपको भी स्ट्रेटेजी के साथ में ही जनता के बीच में आना है। हमारे साथ में एक संवाददाता हैं अभय कटियार, वो भी कन्नौज से लगातार बने हुए, उनके पास में चलते। अभय, कन्नौज के जो समीकरण रहे हैं वो पहले से एक बने हुए समीकरण नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही नजर आते रहे अब तक। क्या इस बार भी वैसी ही हवा नजर आ रही है कन्नौज में, या कुछ बदलाव है? अभय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
अभय हमें सुन नहीं पा रहे हैं, हम अभय के पास वापस चलेंगे। तो लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपी के रण और तीसरा चरण को लेकर। अभी दुर्गेश जी, हम कुछ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे जहां पर हमने देखा किस तरह से महिलाएं हिजाब पहनकर वोट करने के लिए पहुंची और एक लंबी कतार उन महिलाओं की नजर आ रही है। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।